नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उत्सर्जी अंगों या उत्सर्जी ऑर्गन्स या उत्सर्जी पार्ट के बारे में। मतलब अलग अलग जीवों में किस प्रकार से उत्सर्जी भाग कौन सा रहता है, उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग कार्य करता है या उत्सर्जी तंत्र कौन सा होता है। देखिए, हम मानव के ऊपर थोड़े देर रुक करके आएंगे, अभी नहीं आएंगे मानव के ऊपर। मानव का उत्सर्जन तंत्र डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जंतु जगत के अंदर आने वाले 11 फाइलम्स है, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइलम्स है, उनके बारे में हमको जानकारी लेना अति आवश्यक है। तो हम लोग इस वीडियो से डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, उत्सर्जी अंगों के बारे में। जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के बारे में जानकारी दी थी। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरेकोटेलिज्म और एमिनोटेलिज्म, ये चार बताए थे मैंने आपको। जिसे लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको यूरेकोटेलिज्म और एमिनोटेलिज्म बताया था और तुलनात्मक रूप से अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरेकोटेलिज्म की स्टडी करवाई थी। जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो डेफिनेटली देख करके इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा सही समझ में आएगा बच्चों, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास में, हमारे पास में जो टॉपिक है आज का, उत्सर्जी संरचनाएं, उत्सर्जी संरचनाएं एवं, या ऐसा भी कह सकते हैं, या कह दीजिए वाली, ठीक है ना, या उत्सर्जी अंग, ठीक है। उत्सर्जी अंग क्या कार्य रहता है उत्सर्जी संरचनाओं या उत्सर्जी अंगों का? कार्य ये रहता है आपके पास में उत्सर्जी अंग या उत्सर्जी संरचनाओं का कि वो अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, अपशिष्ट पदार्थ, कौन से, नाइट्रोजन युक्त वाले अपशिष्ट पदार्थों, मुख्य रूप से यही होता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से या देह से त्यागने हेतु कार्यशील होता है या हेतु कार्य करता है। समझ गए आप मेरी बात को? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से त्यागने हेतु कार्य करता है कौन? ये उत्सर्जी संरचना है, उत्सर्जी अंग। अब देखिए, अपन लोग एक एक फाइलम के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं उठा रहा हूं यहाँ पे प्रोटोजोआ के अंदर उत्सर्जन किस प्रकार होता है। तो अपन लोग बात कर रहे हैं एक नंबर पे किसमें, प्रोटोजोआ। किसके अंदर बात कर रहे हैं? प्रोटोजोआ। उदाहरण स्वरूप प्रोटोजोआ के उदाहरण आपके पास में मुख्य रूप से कौन से होते हैं? अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, आप लोगों ने सुना होगा इनका नाम, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब प्रोटोजोआ में ही आते हैं। किसमें आते हैं? प्रोटोजोआ में आते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहली बात होती है कि उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, प्रोटोजोआ कौन सा उत्सर्जी पदार्थ स्रावित करता है। तो उसमें हो जाएगा बेटा, उत्सर्जी पदार्थ जो ये निकालेंगे वो होता है आपके पास में कौन, अमोनिया। यानी ये कैसे जीव है? अमोनोटेलिक जीव है। कैसे जीव है? अमोनोटेलिक। अब प्रोटोजोआ में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, वो सबसे खास बात ध्यान रखनी है अपने को। प्रोटोजोआ मुख्य रूप से समुद्री पानी में रहने वाले जीव होते हैं और साथ ही साथ में ये स्वच्छ जल में भी रह सकते हैं। तो समुद्री पानी और स्वच्छ जल में रहने वाले जो जीव है, अमीबा और ये सब आपके पास में पैरामीशियम वगैरह, इनमें उत्सर्जी अंग जो होता है वो इनकी खुद की क्या होती है, सतह होती है। कौन सी? बॉडी की सतह। समझ रहे हो? मतलब अपनी ही बॉडी की सतह से क्या करता है, ये अमोनिया को बाहर त्यागता है। कैसी प्रक्रिया द्वारा? साधारण या सरल विसरण की प्रक्रिया द्वारा। नहीं समझ में आया? अभी बता देता हूं आपको कि मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जो प्रोटोजोआ है, कौन है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आपके पास में आ रहा है, ये दो प्रकार के जल में रह सकता है। एक हो गया कौन सा, समुद्री, और एक हो गया कौन सा आपके पास में, स्वच्छ जल। कौन सा हो गया? स्वच्छ जल। एक हो गया समुद्री जल, एक हो गया कौन सा, स्वच्छ जल। तो जो समुद्री जल होता है आपके पास में, कैसा जल होता है? समुद्री जल होता है और स्वच्छ जल होता है। ये दोनों में क्या होता है आपके पास में, सामान्य विसरण क्रिया द्वारा, सामान्य विसरण क्रिया द्वारा, सामान्य विसरण क्रिया द्वारा क्या होगा बेटा, यहां पे अमोनिया शरीर की सतह से, शरीर की सतह से त्यागा जाता है। तो अगर आपको यहां पे कोई पूछे कि उत्सर्जी अंग कौन सा रहेगा प्रोटोजोआ में, तो आपका उत्तर क्या होगा? उत्सर्जी अंग आपके पास में रहेगा शरीर की सतह, यानी बॉडी की सरफेस। अगर आपको पूछे कैसी प्रक्रिया के द्वारा यहां पे उत्सर्जन होता है, तो आपका आंसर होगा सामान्य विसरण की क्रिया के द्वारा ये क्या होता है, उत्सर्जन होता है। हम जानते हैं कि प्रोटोजोआ और क्या होता है बेटा, एक कोशिकीय प्राणी होते हैं।
क्या होते हैं? एक कोशिकीय, अर्थात समस्त कार्य एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं, चाहे कैसी भी प्रक्रिया हो। तो जाहिर सी बात है उत्सर्जन भी किसके द्वारा पॉसिबल होगा? शरीर की उसी एक कोशिका के द्वारा पॉसिबल होगा। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है कि शरीर की सतह से क्या होता है? त्यागा जाता है। इसके पास में अलग से कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं होता है, बॉडी सरफेस ही इसका उत्सर्जी अंग है। एक तो बात यहां पे क्लियर हो गई उत्सर्जन के संदर्भ में। एक चीज और होती है बच्चे जो यहां पे क्लियर करना अनिवार्य है बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या होता है बेटा? कुछ स्वच्छ जल में रहने वाले प्रोटोजोआ, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, कुछ स्वच्छ जल में, कैसे जल में रहने वाले बेटा? स्वच्छ जल में रहने वाले प्रोटोजोआ, जैसे कि अमीबा आ गया या पैरामीशियम आ गया। इनमें क्या होता है बेटा? क्योंकि चारों तरफ क्या होता है? जल ही जल होता है और स्वच्छ जल है, तो स्वच्छ जल हमेशा क्या होता है आपके पास में? अल्प पराशरी विलयन होता है। कैसा होता है? अल्प पराशरी विलयन। अल्प पराशरी विलयन बोलते हैं स्वच्छ जल को। जब आप पादप कार्य की पढ़ेंगे तो उसमें और समझ में आएगा। यानी कि ये अगर मेरे पास में अमीबा है तो इसके बाहर की ओर, क्या है मेरे पास में? यहां पे आपके पास में क्या आ गया? स्वच्छ जल है। कैसा जल है बेटा? स्वच्छ जल है ये। अब ये जो स्वच्छ जल है आपके पास में यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, स्वच्छ जल है, यानी कि यहां से क्या होगा आपके पास में? H2O कहां प्रवेश करेगा? अमीबा के अंदर प्रवेश करेगा। तो जो बाहर की ओर स्वच्छ जल है इसको अपन क्या कहते हैं? ये कैसा होता है? हाइपोटोनिक। हिंदी में क्या कहते हैं? अल्प पराशरी। इस अल्प पराशरी हमेशा किसको कहते हैं? प्योर वाटर को, यानी कि जल को। जहां कहीं पे भी प्योर वाटर है तो अपन उसको क्या कहेंगे? जल है। क्योंकि यहां पे क्या होता है? विलायक की मात्रा ज्यादा, यानी विलायक यानी जल की मात्रा ज्यादा और विलय की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? हाइपोटोनिक विलयन कहलाता है। समझ रहे हो? तो बाहर की तरफ जब विलायक की मात्रा ज्यादा है और विलय की मात्रा कम है, और अमीबा के अंदर क्या है? विलय की मात्रा ज्यादा है और विलायक की मात्रा कम है, तो उस संदर्भ में क्या होगा कि विलायक अपनी उच्च सांद्रता से कहां प्रवेश कर जाएगा? निम्न सांद्रता। अर्थात विलायक जो है यानी बाहर से जल कहां प्रवेश करेगा? अमीबा के शरीर में प्रवेश करेगा। अब देखिए, अमीबा एक कोशी के जीव है। अगर इसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर जल प्रवेश करता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि अमीबा खुद फट जाएगा। समझ रहे हो? तो यहां पे उत्सर्जन अमोनिया को तो हमने पढ़ ही लिया। अमोनिया के अलावा यदि अमीबा के शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल भर जाता है, जो कि भरेगा क्योंकि वो रह कहां रहा है? जल में ही तो रह रहा है ना? तो अगर आवश्यकता से अधिक जल बढ़ जाता है तो उस आवश्यकता से अधिक जल को भी बाहर निकालना अनिवार्य होता है। क्या होता है? अनिवार्य होता है। और इस आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालने का काम अमीबा के अंदर करती है संकुचनशील रिक्तिका। क्या करती है? संकुचनशील रिक्तिका के माध्यम से कार्य होता है। तो देखिए संकुचनशील रिक्तिका कैसे कार्य कर रही है। अगर मेरे पास में यहां पे क्या होता है बेटा? ये संकुचनशील रिक्तिका है, इसके बाहर की तरफ क्या होता है? कुछ ट्यूब प्रेजेंट होती है। क्या होती है बेटा? ऐसे ट्यूब होती है, इधर भी बाहर की तरफ ऐसे निकलता हुआ रास्ता, यहां पे क्या होगी? ट्यूब प्रेजेंट होगी। ठीक है, और ये कहां होगी? अमीबा के शरीर में है, बाहर नहीं है, जल में नहीं है। ये मैं आपको एक संकुचनशील रिक्तिका का चित्र बना करके दिखा रहा हूं। ये अपने पास में क्या आ गई? संकुचनशील रिक्तिका आ गई। संकुचनशील रिक्तिका क्या करती है आपके पास में? अमीबा से अत्यधिक मात्रा के अंदर जो जल है उसको बाहर त्यागने का कार्य करती है। होता क्या इसके अंदर? जैसे ही जल प्रवेश करेगा आपके पास में कहां पे? बाहर से अंदर की ओर, तो सबसे पहले जो संकुचनशील रिक्तिका है इसकी जो नलिका होती है, कैसी क्या होती है? नलिका। इस नलिका के अंदर क्या होगा? आपके पास में जल प्रवेश कर जाएगा। अर्थात संकुचनशील नलिका के अंदर क्या हो जाएगा? जल का प्रवेश हो जाएगा। संकुचनशील नलिका के अंदर जब जल का प्रवेश होगा तो संकुचनशील नलिका क्या हो जाएगी? थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। संकुचित होने के बाद में अब इसके अंदर पूर्ण रूप से पानी भर गया है। अब ये संकुचनशील रिक्तिका जो है वो अमीबा में उपस्थित जो बीच में साइटोसोल होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म होता है, वो गति करता है, उसके माध्यम से, साइटोप्लाज्म की गति के माध्यम से ये संकुचनशील रिक्तिका अमीबा के एकदम कॉर्नर पे प्लाज्मा झिल्ली से क्या हो जाती है? चिपक जाती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पे अमीबा ने पानी भर लिया अपने अंदर, पानी भरने के बाद में एकदम कॉर्नर में आकर के क्या हो गई? यहां पे चिपक गई। कहां पे? अमीबा की सतह पे चिपक गई। सतह पर चिपकने के बाद में अमीबा की जो संकुचनशील रिक्तिका है और प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली तो पहले से ही पोरस होती है, पोरस मतलब छिद्रनुमा होती है, छोटे छोटे होते हैं उसके अंदर छिद्र। ठीक है, और संकुचनशील रिक्तिका के अंदर क्या हो जाएगा? एक अस्थायी छिद्र बन जाता है। अस्थायी, ध्यान रखना, क्या बन जाता है? अस्थायी छिद्र। जैसे ही संकुचनशील रिक्तिका के अंदर अस्थायी छिद्र बनता है
तो यहां से जो संकुचनशील रिक्तिका का जल है वो सारा क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा वापस माध्यम में क्या होता है, त्याग दिया जाता है। क्या हो जाता है, माध्यम में त्याग दिया जाता है। और जिस वक्त ये संकुचनशील रिक्तिका अपने अंदर से सारा जल त्याग देगी, उस समय पे जो संकुचनशील रिक्तिका में जो एक अस्थायी छिद्र बना है वो बंद हो जाएगा और ये रिक्तिका प्लाज्मा झिल्ली से हट करके पुनः अमीबा के सेंटर पोर्शन में यानी कि बीच में आ जाएगी। और ये किसके माध्यम से आती है बीच में, ये जाती कैसे, आती कैसे, साइटोप्लाज्म के अंदर गति होती है बेटा इसके अंदर, जिसको साइक्लोसिस कहते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से क्या करता है, ये संकुचनशील रिक्तिका एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित होता है। मेरी बात समझ गए। फिर संकुचनशील रिक्तिका पुनः वापस वही कार्य दोहराएगी। तो ये क्या होता है, अमीबा के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर भर जाता है उसको रिमूव करने का मैकेनिज्म होता है, जो जिसका काम कौन करता है, संकुचनशील रिक्तिका। तो यहां पे अपन इसको क्या नाम दे देंगे बेटा, ये क्या आ गई, संकुचनशील रिक्तिका। इसको अंग्रेजी भाषा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का नाम देते हैं संकुचनशील रिक्तिका। एक बात और अति आवश्यक है जो आपको यहां पे ध्यान रखनी होगी बच्चों, ध्यान रखिएगा, बता देता हूं आप लोगों को कि अमीबा, ऐसे अमीबा के अंदर ये मैकेनिज्म होगा जो स्वच्छ जल में रह रहा है। और एक और होता है, आपको पता है, जैसा भी बताया, स्वच्छ जल में रहने वाला पैरामीशियम। पैरामीशियम और अमीबा दोनों में अत्यधिक मात्रा में जल को निष्कासित करने का कार्य कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी कि संकुचनशील रिक्तिका ही करती है। परंतु दोनों में क्या अंतर होता है, अमीबा के अंदर क्या होता है आपके पास में, संकुचनशील रिक्तिका जो है, समझो, संकुचनशील रिक्तिका जो है ये किसी एक अस्थायी छिद्र बनाती है और प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा क्या होता है, बाहर की तरफ जल त्याग दिया जाता है। लेकिन पैरामीशियम में क्या होता है, यह संकुचनशील नलिका जो होती है वो परमानेंट छिद्र बनाती है। कैसा, परमानेंट मतलब स्थायी छिद्र बनाती है। और वह स्थायी छिद्र क्या करता है, उस आवश्यकता से अधिक जल को बाहर त्यागने का कार्य करता है। यह अमीबा और पैरामीशियम में अंतर है, सिर्फ और सिर्फ इसके रिमूवल में। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पे, प्रोटोजोआ के अंदर, प्रोटोजोआ जनरली एक कोशिकीय होता है आपके पास में। इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है आपके पास में कौन होता है, अमोनिया होता है। कौन होता है, अमोनिया। प्रोटोजोआ समुद्री जल में और स्वच्छ जल दोनों में रह सकता है। प्रोटोजोआ का उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है, जो कि सामान्य विषण की क्रिया के द्वारा शरीर की सतह से बाहर त्यागा जाता है। उसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता से अधिक पानी भर जाए तो उसको भी बाहर त्यागना अनिवार्य होता है। यह काम भी क्या है आपके पास में, इसी के अंदर ही संभव होता है, संकुचनशील रिक्तिका के माध्यम से। आपको बता दूं, जंतु जगत को 11 फाइलम में डिवाइड किया हुआ है। उससे पहले का एक फाइलम होता था ये प्रोटोजोआ, जिसको अभी शामिल नहीं किया हुआ, लेकिन होता जरूर है। होते क्या क्या ये फाइलम्स के नाम, जब आप जंतु जगत के वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको जरूर मिलेगा। प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलेहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये नाम है। इनमें से मैं आपको सबका विवरण नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ विवरण बताऊंगा आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट का। जैसे मैंने प्रोटोजोआ बहुत इंपॉर्टेंट था तो मैंने प्रोटोजोआ का विवरण बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं पॉरीफेरा का। किसका बता रहा हूं, पॉरीफेरा का। तो 2 नंबर पे देखिएगा आप लोग, अपन डिस्कस करने वाले क्या, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा आपके पास में जो फाइलम है, इसका नाम से क्या पता लगता है, पॉरी मतलब होता है पोरस, पोरस मतलब छिद्र, और फेरा मतलब फाइलम। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया छिद्र नुमा या छिद्र को कंटेंट करने वाला फाइलम। तो पॉरी और फेरा 2 हो जाएंगे। ठीक है, पॉरी मतलब क्या हो जाएगा, छिद्र नुमा, और फेरा मतलब क्या हो जाएगा, फाइलम। क्या हो जाएगा, फाइलम। तो छिद्र नुमा फाइलम है वो आपके पास में कौन है बेटा, पॉरीफेरा है। कौन है आपके पास में, पॉरीफेरा है। अब ये पॉरीफेरा अपन को पता लग गया छिद्र नुमा होता है, तो इसमें 2 प्रकार के छिद्र प्रेजेंट होते हैं पॉरीफेरा के अंदर। एक होता है बेटा छोटा छिद्र और एक होता है आपके पास में बड़ा छिद्र। जो छोटा छिद्र होता है उसको अपन लोग कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं, ऑस्टिया। और जो बड़ा छिद्र होता है उसको बोलते हैं अपन क्या, ऑस्क्यूलम। क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम। ठीक है, ये आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा पॉरीफेरा के अंदर, पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पे आपको पॉरीफेरा के अंदर जो ध्यान रखना होगा वो होगा कि पॉरीफेरा में सबसे खास फीचर क्या है, सबसे खास लक्षण क्या है, इसमें जल नाल तंत्र पाया जाता है। जल नाल तंत्र से तात्पर्य यह है यहां पे कि यहां पे एक क्या होता है आपके पास में, जो भी चीज को अंदर आना है शरीर के, जो भी चीज को शरीर के अंदर आना है वो ऑस्टिया के माध्यम से जल के साथ में प्रवेश करेगा, और जिस चीज को बाहर निकलना है वो ऑस्क्यूलम के माध्यम से
जल के साथ ही बाहर जाएगा। समझ रहे हो? तो जल यहां पे सबसे बड़ा माध्यम है, या ऐसा समझ लो परिसंचरण द्रव जो है वो यहां पे जल ही है। जल के माध्यम से ही बाहर से कोई चीज अंदर आएगी, या अंदर से बाहर कोई चीज त्यागी जाएगी या बाहर निकलेगी। यह बात ध्यान रखिएगा। पॉरीफेरा अगेन दोनों जल में रहने वाले जीव है, लेकिन मुख्य रूप से किसमें रहते हैं? समुद्री पानी में। इसका आवास क्या रहता है? मुख्य आवास जो होता है वो होता है समुद्री जल। क्या होता है बेटा? समुद्री जल। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्वच्छ जल में नहीं मिलेगा। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला एक ऐसा पॉलीफेरा है जो स्वच्छ जल में भी पाया जाता है। समझे मेरी बात को? अभी डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में, घबराने कोई आवश्यकता नहीं है। उत्सर्जी पदार्थ जो रहता है आपके पास में पॉलीफेरा में, उत्सर्जी पदार्थ वो आपके पास में क्या रहता है? अमोनिया ही रहता है। क्या रहता है? अमोनिया ही रहता है। पॉलीफेरा का जो शरीर होता है, जो इसका शरीर है यानी कि देह है, बॉडी है पॉलीफेरा की, वो बहुकोशिकीय होती है। कैसी होती है? बहुकोशिकीय। लेकिन ये कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण नहीं करती है। और जब कभी भी कोई भी देह यानी शरीर बहुकोशिकीय हो और वो कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण ना कर रही हो, तो ऐसी कोशिकाएं क्या होती है? भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। क्योंकि उत्तक की परिभाषा होती है आपके पास में क्या? एक ही प्रकार की या एक समान कोशिकाओं के समूह को अपन उत्तक कहेंगे। ये इसका मतलब ये उत्तक नहीं बना रहा, मतलब इसके अंदर क्या है? अलग अलग टाइप की सेल्स है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ये उत्तक नहीं बना पा रहा है। अब देखिएगा, उत्सर्जी पदार्थ यहां पे कौन सा था अपने पास में? क्या लिखा है अपन लोगों ने? अमोनिया के बारे में लिखा है। उत्सर्जी पदार्थ कौन है अपने पास में? अमोनिया है। अब आता है उत्सर्जी अंग कौन सा होगा? उत्सर्जी अंग यहां पे भी बॉडी की सरफेस यानी कि शरीर की सतह से ही त्यागा जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है? बहुकोशिकीय। तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि प्रोटोजोआ, क्या लिख रहा हूं मैं? सॉरी, पॉलीफेरा। प्रोटोजोआ नहीं, पॉलीफेरा। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन लोग? पॉलीफेरा की प्रत्येक कोशिका, पॉलीफेरा की प्रत्येक कोशिका अपनी सतह से सामान्य विसरण की क्रिया द्वारा, कैसी क्रिया? सामान्य विसरण की क्रिया द्वारा, सामान्य विसरण की क्रिया द्वारा अमोनिया को उत्सर्जित करती है। ठीक है, अमोनिया क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। तो होगा तो यहां पे अगर आपको कोई पूछता है कि उत्सर्जन अंग कौन सा है, तो क्या होगा? सतह है। कौन सी? देह की, यानी प्रत्येक कोशिका की सतह। किस विधि द्वारा होता है? सामान्य विसरण विधि द्वारा होता है। क्या चीज उत्सर्जित होती है? अमोनिया उत्सर्जित होती है। समझ गए मेरी बात को? यह बात आपको यहां पे पॉलीफेरा के अंदर ध्यान रखनी पड़ेगी। अर्थात पॉलीफेरा और प्रोटोजोआ दोनों के अंदर जो अमोनिया को त्यागने की प्रवृत्ति है वो दोनों की क्या है? समान है। क्या है आपके पास में? समान है। अब एक और बात कर लेते हैं इसके अंदर, जो एक बात और करनी थी इसलिए कॉलम छोड़ा है मैंने यहां पे क्या होता है आपके पास में कि अमोनिया तो अंदर जा ही रहा है और बाहर भी आ रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि उत्सर्जित हो रहा है। लेकिन जो स्वच्छ जल है, कैसा जल है? स्वच्छ जल में रहने वाले, स्वच्छ जल में रहने वाले आपके पास में कौन? पॉलीफेरा, जैसे कि स्पॉन्जिला। ठीक है, स्पॉन्जिला में अंतःपरासरण की क्रिया द्वारा, अंतःपरासरण की क्रिया द्वारा शरीर में जल प्रवेश कर जाता है। तो अब यह अत्यधिक मात्रा शरीर के अंदर जल की प्रवेश कर रही है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, है ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ आपके पास में कि जो अत्यधिक मात्रा जल की जो प्रवेश कर रही है देह के अंदर, शरीर के अंदर, वो हमको क्या करनी पड़ेगी? यहां से रिमूव करनी है। और पॉलीफेरा के अंदर भी ये काम कौन करता है? संकुचनशील रिक्तिका, है ना? तो ये किसके माध्यम से होता है आपके पास में? यहां पे भी अत्यधिक जल को कौन हटाता है? संकुचनशील रिक्तिका। लेकिन यहां पे संकुचनशील रिक्तिका तो काम कर ही रही है,
उसके अतिरिक्त यहाँ पे इसमें एक और होता है जो बताया आपको, जल नाल तंत्र। क्या होता है? जल नाल तंत्र। इस तंत्र के अंतर्गत क्या होता है आपको पता है? क्या चीज होगी? अमीबा की जो शरीर है यानी देह है, सॉरी क्या नाम, पॉरीफेरा का जो देह है आपके पास में, तो उसके अंदर क्या होता है आपके पास में, अंदर की तरफ एक वाटर कैनाल मिलती है यानी जल नाल मिलती है। तो जो छोटे छोटे छिद्र है उनके माध्यम से क्या होता है, जल क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही छोटे छोटे छिद्रों में जल प्रवेश कर जाता है छिद्रों के माध्यम से, तो बेटा यहां पे आपके पास में क्या आ जाता है, एक नाल तंत्र आ जाता, नाल होती है। उस नाल के अंदर ये प्रवेश कर गया जल। जल के साथ में जो चीज बाहर से आई है वो भी प्रवेश कर जाएगी, और जल क्या होगा आपके पास में, वापस बाहर भी निकलेगा। और बाहर किसके माध्यम से निकल रहा है? ऑस्क्यूलम के माध्यम से। किसके माध्यम से? ऑस्क्यूलम के माध्यम से। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, ये हमारे पास में प्रवेश द्वार है। कैसा है? ये प्रवेश द्वार है। और ये हमारे पास में क्या है? एग्जिट है, यानी कि निकास द्वार है। कैसा है आपके पास में? निकास द्वार है आपके पास में, ऑस्क्यूलम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये पॉरीफेरा के बारे में जानकारी दी है मैंने आप लोगों को पूरी। इससे पहले मैं आपको प्रोटोजोआ के बारे में जानकारी दे चुका हूं। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।